देवियों और स्वजनों, ये हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामले में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और निश्चोत घूमते रहते हैं। जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं वे डरे से में रहते हैं, मानो उन्हीं विचारों ने कई अपराध कर दिया है। महिला पीड़िताओं की स्थिति और भी खराब होती है, क्योंकि प्रायः समाज के लोग भी उनके साथ नहीं देते। मैंने देखा है कि गांव का गरीब आदमी कोर्ट कचहरी जाने से डरता है और बहुत मजबूरी से ही अदालत की न्याय प्रक्रिया में भागीदार बनता है। प्रायः वो अन्याय को चुपचाप सहन कर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उसके जीवन को और अधिक कष्टमय बना सकता है। उसके लिए एक बार गांव से दूर अदालत तक जाना ही बहुत बड़े मानसिक और आर्थिक दबाव का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में बार बार तारीख देने यानी स्थगन की संस्कृति अर्थात कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट से गरीब लोगों को जो कष्ट होता है उसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर पाते। इस स्थिति को बदलने के हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में जानते हैं और सुनते हैं। बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल का वातावरण में बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि इसी तरह सामान्य व्यक्ति का तनाव कोर्ट कचहरी के वातावरण में भी बढ़ जाता है। इसका अध्ययन करके इस स्थिति को शायद ब्लैक कोट सिंड्रोम का नाम दिया जा सकता है। अदालत में सामान्य लोग घबराहट में प्रायः अपने पक्ष में बातें भी नहीं कह पाते हैं जो वे अच्छी तरह से जानते हैं और कह सकते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय के निर्णय एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद आते हैं तो सामान्य व्यक्ति को लगता है कि न्याय प्रक्रिया में संवेदनशीलता कम है। मैं आपको एक बार में कही थी कि गांव के लोग, गरीब लोग अदालत से नीचे से ऊपर तक जितने न्यायाधीश है सबको भगवान मानते हैं, क्योंकि वहां जस्टिस मिलता है। साधारण में एक कहावत है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेरा नहीं। लेकिन देर कितने दिन तक, कितना देर हो सकता है? 32 साल, 12 साल, 20 साल, 10 साल? हम लोगों को सोचना चाहिए। तब तक जिसको न्याय मिलेगा 32 साल के बाद शायद उनके चेहरे से मुस्कान ही खत्म हो जाएगा, जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। इसके बारे में बहुत सी गहरे से सोचना चाहिए। मुझे हिंदी के महानतम कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पंच परमेश्वर लगभग सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। इस कहानी में गांव के लोग जिस व्यक्ति को सरपंच बनाते हैं उसके विचारों को मैं उद्धृत करना चाहती हूँ। वो कहता है, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के सदृश है और देववाणी में मेरी मनोविकारों का कदापि समावेश ना होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टालना उचित नहीं है। मुंशी प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि न्यायाधीश को न्याय करते समय निष्पक्षता की उच्चतम क्षमता विकसित करनी चाहिए। मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई आयामों पर चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि इस चर्चाओं के व्यवहारिक परिणाम सामने जरूर आएंगे। हमारे संविधान में पंचायतों और नगरपालिकाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव निकायों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के लिए प्रावधान किया गया है। क्या यही प्रावधान इन्हीं के समतुल्य स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था के बारे में भी सोचा जा सकता है?
स्थानीय भाषा तथा स्थानीय परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करके शायद न्याय सबसे द्वार तो पहुंचाने के आदर्श को प्राप्त करने में सहायता होंगे। मैं एक अच्छे बदलाव का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि हाल के वर्षों में जुडिशियल ऑफिसर्स के चयन में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इस वृद्धि के कारण कई राज्यों में कुल जुडिशियल ऑफिसर्स की संख्या में महिलाओं की संख्या 50% से कहीं अधिक है। मैं आशा करती हूं कि न्यायपालिका से जुड़ी सभी लोग महिलाओं के विषय में पूर्वाग्रह से मुक्त विचार, व्यवहार और भाषा के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। हमारी न्यायपालिका के सम्मुख ऐसे अनेक चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करना होगा। उदाहरण के लिए एविडेंस और विटनेसेस से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन को मिलजुल कर समाधान निकालना चाहिए। कभी कभी मेरा ध्यान कारावास काट रही माताओं के बच्चों तथा बाल अपराधियों की ओर भी चला जाता है। उन महिलाओं के बच्चों के सामने पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, इस विषय पर आकलन और सुधार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाल अपराधी भी अपने जीवन के आरंभिक चरण में होते हैं। उनके चिंतन और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उपाय करना, उन्हें जीवन यापन हेतु लाभकारी कौशल प्रदान करना एवं उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।